हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में बिहार के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस बार जितने भी वोटर्स हैं वो अपनी बैलेट मशीन पर बहुत सारे नए सिंबल्स और खूब सारे सिंबल्स का जत्था देख सकते हैं। इसमें से जैसे कि बेलन या फिर डोली या फिर बैलून, केक, ऐसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। चूड़ियाँ हो सकता है, नेल कटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिरकार ये सिंबल्स एलोकेट कैसे होता है और कौन करता है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि ऐसे इलेक्शन सिंबल्स ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आइडेंटिफिकेशन होते हैं। मतलब कि हम इनके ही पहचान से उस पूरे पार्टी को समझते हैं। जैसे कि ये जो हाथ में पंजे का निशान है, ये हम समझते हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल है। ये जो कमल का निशान है, ये भारतीय जनता पार्टी का निशान है। तो इन सिंबल से हम इन पूरे पार्टीज और इनकी आइडियोलॉजी सब कुछ रिलेट करके देख सकते हैं। जो भी बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, चलो ये तो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल पार्टीज हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उनको अपने आप को इस तरीके से अलग दिखाना होगा तो क्या करेंगे? उनको भी इलेक्शन सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के अंतर्गत ऐसे दो तरीके के सिंबल्स हो सकते हैं पार्टी के। एक रिजर्व्ड सिंबल होता है। ये उन पार्टीज को दिया जाता है जो कि नेशनल पार्टी इलेक्शन कमिश्नर ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है, और दूसरा स्टेट पार्टीज। ओवरऑल हमारे देश में अभी तक 8 नेशनल पार्टी हैं। इन 8 का नाम आप बता सकते हैं क्या? फटाफट से देख लेते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी, इसके बाद आती है सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इसके बाद एक है एनसीपी जिसका फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और एक है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी कौन सी है? एनपीपी है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का सिंबल होता है वो होता है फ्री सिंबल्स। फ्री सिंबल्स में क्या होता है? इलेक्शन कमीशन अपने साथ पूरी एक गड्डी बना के चलता है सिंबल्स की, कि भाई हमारे पास देखो ये पूरी लिस्ट है 200 फ्री सिंबल्स की, आओ और ले जाओ। अब इसमें इमली, खटिया, कुछ भी हो सकता है ना? तो जो भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर किया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल अलॉट करें। लेकिन क्या ये अपने मनमर्जी कुछ भी अलॉट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पावर पार्टीज को भी दे दिया गया है कि पार्टी या कैंडिडेट जो भी है, जो इलेक्शन में अभी तुरंत इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उनसे बोला गया कि भाई ये जो 200 की लिस्ट है ना, इसमें से 3 इलेक्शन सिंबल निकाल के लेके आओ। इन 3 इलेक्शन सिंबल्स में मान लो तुमने पहला प्रेफरेंस डाला है इमली का, दूसरा प्रेफरेंस डाला है खटिया का, और तीसरा प्रेफरेंस डाला है नेल कटर का। अब कोई और पार्टी आती है जो कि इसी सेम सीक्वेंस के साथ आती है, लेकिन चूंकि ये पार्टी ए थी और दूसरी पार्टी बी थोड़ी देर बाद आती है, तो इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि भाई तुम्हारा प्रेफरेंस पहला इमली था तो इमली तुम ले जाओ। बी पार्टी को बोलेगा देखो भैया इमली तो हमने पहले ही दे दिया है, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम खटिया ले लो या नेल कटर ले लो, तो इनको खटिया दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा चलेगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी 2 गुटों में या 2 से ज़्यादा गुटों में टूट जाते हैं, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन के पास पूरा ये पावर होता है कि जो अभी तक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल चल रहा था, जो असाइन किया गया था, वो इस फ्रैक्शंस में से किनको देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी जब स्प्लिट हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने ये जो बाइसाइकिल वाला इनका पूरा सिंबल था वो अखिलेश यादव फैक्शन को देने का निर्णय लिया था। अगला आर्टिकल हमारा स्टार्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के अप्रूवल के साथ साथ, उनके सपोर्ट के साथ साथ, एक स्टार्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। नाम से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड ये कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग टीचिंग पर भी फोकस करेंगे, बच्चों के लर्निंग पर भी फोकस करेंगे, और लर्निंग आउटकम मतलब कि रिजल्ट पर भी फोकस करेंगे। यहाँ पर
ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर इसका बेसिक एम ये है कि हम लोग जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे, और ये हर स्टेट में जो वेरिएशंस आते हैं उनको एक साथ आगे लेके बढ़ने की बात करेंगे। स्टार्स प्रोग्राम में थोड़ी सी फंडिंग वर्ल्ड बैंक भी कर रहे हैं। यहाँ पर कवरेज की बात करें तो फिलहाल अभी ये 6 स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात हो रही है। एक हिमाचल प्रदेश ऊपर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तो एक साथ आप देख सकते हो, नीचे केरला, और एकदम साइड में आपके ईस्टर्न बाउंड्री पे ओडिशा। स्टार्स के 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक नेशनल लेवल का है और एक स्टेट लेवल का है। तो जो नेशनल लेवल का कंपोनेंट है इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि जो भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ कि किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है डेटा की। ये डेटा ही नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितनों का लर्निंग आउटकम ख़राब हो रहा है, टीचर कितने ख़राब हैं, स्कूल कितने बंद हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें एक डेटा की ज़रूरत होगी। तो ये नेशनल डेटा सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगे। ये यही बताएंगे कि स्टूडेंट कितने हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, क्लास 8 तक, क्लास 6 तक, इस तरीके से। साथ ही साथ जो ग्रेडिंग इंडेक्स है, मतलब कि जो परफॉर्मेंस के आधार पर स्कूल्स ग्रेड देती है, उसमें थोड़ा सा स्टेट गवर्नेंस के साथ साथ इंसेंटिवाइज किया जाएगा, स्टेट इंसेंटिव ग्रांट्स दिया जाएगा, उसमें रिफॉर्मेशंस लेके आया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक परख यहाँ पर है, इस पूरे स्टार्स प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर स्टैब्लिश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये परख का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये एक प्रकार का नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये क्वालिटी असेस करेगा कि ये लोग काम सही कर रहे हैं कि नहीं। परखने की बात तो यही होती है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जब स्कूल बंद होने के कगार पर आ जाए, या फिर टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, टीचर नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि स्कूल चल सके, या फिर रिमोट लर्निंग की बात हो ही नहीं सकती, मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि हम गांव में एकदम अंदर अंदर जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। उन समय के लिए एक कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट भी इस स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में क्या क्या बात करनी है। जो भी बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, मतलब उनका फाउंडेशन लर्निंग जो होता है ना, उस पर स्पेशल फोकस देना है। साथ ही साथ उनका लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है। क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी कमियां आती हैं उनको सही करो। स्कूल लीडरशिप डेवलप करो, देखो कि टीचर सही से पढ़ा रहा है या नहीं, उनको डेवलप करने की बात करो। साथ ही साथ अगर सर्विस डिलीवरी को थोड़ा भी अच्छा बनाना है तो हमें डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमें अच्छे गवर्नेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वोकेशनल एजुकेशन को और अच्छे से करो, जिससे कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रॉपर कैरियर को सेलेक्ट कर सकें। उनको काउंसलिंग दो कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस में आप अव्वल आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इंटर्नशिप बेसिस पर काम करना चाहिए कि जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, वो किसी इंडस्ट्री में साथ जाके वहाँ पर कुछ सीख लें, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर लें। अगला आर्टिकल स्टैग्ड ऑड्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2020। इस रिपोर्ट का नाम है, इसका रिपोर्ट के टाइटल का नाम है स्टैग्ड ऑड्स। ये रिपोर्ट बहुत सारे और भी डेटा को कंबाइन करता है। बहुत सारे दूसरे लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे थे, उन सबको कंबाइन करते हुए, उन स्टडीज़ को कंबाइन करते हुए कहाँ कहाँ से लिया गया है। फिलहाल एक तो वॉक फ्री है, दूसरा ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM है। इसमें बात क्या की गई कि सबसे पहला आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो फीमेल अभी तक पूरे वर्ल्ड में हैं वो मॉडर्न स्लेवरी का मेजर हिस्सा ले जाती, मतलब 71% जो विक्टिम्स हैं मॉडर्न स्लेवरी की वो महिलाएं हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि 130 में से एक महिला कम से कम ऐसे मॉडर्न स्लेवरी का शिकार होती है। मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो, अगर किसी भी पर्सन की इच्छा के विरुद्ध हम लोग जाके उसकी फ्रीडम को छीनते हुए उससे कोई भी काम ज़बरदस्ती कराते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए या फिर अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, और उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बोलते हैं आज के ज़माने की स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी। अब इस केस में महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा होता है। बात करते हैं फोर्स्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का, इसमें भी 99% सभी विक्टिम जो हैं वो मैक्सिमम, आप समझ रहे हो, 99% विक्टिम्स महिलाएं हैं।
साथ ही साथ कभी फोर्स्ड मैरिज की जो विक्टिम्स होते हैं उसमें 84% महिलाएं हैं, और जो हमारे फोर्स्ड लेबर होते हैं इसमें भी 58% महिलाएं ही हैं, मतलब यहाँ पर भी मेजॉरिटी महिलाओं का ही है। तो एक संवेदनशील बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हम लोग कैसे उभर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ILO की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिक मकसद यही है कि जितने भी लेबर लोग हर जगह काम करते हैं इनके राइट्स के लिए हम कुछ कर सकें, मतलब कि इनको हम सोशल जस्टिस दे सकें, साथ ही साथ इकोनॉमिक जस्टिस दे सकें कि जितना इनसे काम कराया जा रहा है उतनी इनको पगार दी जा रही है या नहीं। इन सभी से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने की बात होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दूसरा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये भी एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिक पर्पस इसका वो है कि मतलब अब चूंकि नाम में माइग्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइग्रेंट्स के बारे में ये बात करता होगा। जो भी ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनको अपनी नौकरी के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, ऐसे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या फिर रिफ्यूजीज या फिर माइग्रेंट वर्कर्स के हित में उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 2016 में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। अगला आर्टिकल हमारा UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का फिर से हिस्सा बना दिया गया है, वापस से री इलेक्टेड है और वो भी मेजॉरिटी के साथ। 193 मतलब 193 UN जनरल असेंबली के मेंबर्स ने 169 वोट इनको दिए हैं पाकिस्तान को। UNHRC के बारे में समझते हैं, मुद्दा तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर ही। इसका लोकेशन वही जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्टैब्लिशमेंट इसकी 2006 में है। मतलब आप इस बात को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना कि जो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है वो इतने देर बाद बनी है, 2006 में। समझ रहे हो आप, मतलब वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है। ये तो 1950s 60s में बन जानी चाहिए थी, बट स्टिल UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनी है 2006 में। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो भी UN मेंबर्स होते हैं ना, उनके जो मेंबर स्टेट्स हैं, अगर उन कंट्रीज़ के अंदर कभी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या फिर कोई ह्यूमन राइट को ब्रीच करता है, उसके लिए ये लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनको एड्रेस करने का काम करते हैं। ह्यूमन राइट इश्यूज़ कहीं पर भी हैं, जैसे कि मान लो कि महिलाओं के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं या फिर उनको बातचीत करने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी पर्सन को, स्पेसिफिकली महिलाएं ही नहीं, मतलब किसी भी तबके को बोलने का हक नहीं दिया जा रहा है, LGBT कम्युनिटी का हक छीना जा रहा है, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिल रहे हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इन सब जगहों पर UNHRC अपना काम करती है। मेंबरशिप के लिए इसकी एक काउंसिल बनती है। इस काउंसिल में 47 मेंबर स्टेट इस हिसाब से चुने जाते हैं कि उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो सके। जैसे कि अफ्रीकन स्टेट से 13 मेंबर स्टेट होंगे, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13 मेंबर होंगे, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 मेंबर्स होंगे, अमेरिकन और कैरेबियन मतलब लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स को मिला के 8 और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को मिला के 7। इस तरीके से ये पूरा UNHRC का काउंसिल बनता है। ये जो मेंबर्स होते हैं इन काउंसिल के, ये लोग 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर 3-3 साल से लगातार 2 बार कोई चुना जा रहा है तो तीसरी बार वो चुनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कि अब आपको पता है अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं और यहाँ पर अफ्रीका में से केवल 13 स्टेट्स को ही चुनना है अपने काउंसिल के लिए, तो बदल सकते हैं हम अपने आराम से सहूलियत के हिसाब से और 3 साल के पीरियड के लिए उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट इंडिया में पहली बार सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। समझते हैं ये होता क्या है। सेवियर सिबलिंग क्या होता है? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं। देखो, थैलीसीमिया एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन काउंट बहुत कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और अब चूंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम है इसीलिए हम लोग फ्रिक्वेंटली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब पूरा का पूरा ब्लड चेंज करा देते हैं अपने बॉडी से, या फिर पूरा का पूरा ब्लड वापस से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। बहुत महंगा खर्चा है ये और बहुत फ्रिक्वेंटली कराना पड़ता है। थैलेसेमिया मेजरली जो अपने सीवियर फॉर्म में होता है वो बीटा थैलेसेमिया के फॉर्म में होता है। यहाँ पे बीटा थैलेसेमिया के अंदर क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन एक जीन है, ठीक है, बीटा ग्लोबिन। इसका बेसिक काम ही यही है कि ये
ये हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। अब चूंकि यही मिसिंग होती है, ये होता ही नहीं है, बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो खो जाता है, मिसिंग है थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर में। तो इसीलिए जब तक बच्चे 2 साल के हो पाएँ तभी तक उनका ये सिम्टम बहुत आसानी से विजिबल हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर एनीमिया का कंडीशन बनता ही है, मतलब ब्लड का हैवी लॉस। साथ ही साथ इसका एक ही इलाज अभी तक सक्सेसफुली जो समझ में आता है वो है बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान से बोन मैरो निकाल के आप ट्रांसप्लांट कर सकें। इसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, ये बोन मैरो किसी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन आइडेंटिकल डोनर का होना चाहिए, मतलब HLA आइडेंटिकल डोनर का ही होना चाहिए। इसमें सेम ल्यूकोसाइट एंटीजन होना चाहिए, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता है कि मान लीजिए एक माता पिता हैं, माता पिता में से यहाँ पर कैरियर फादर भी हैं और कैरियर मदर भी हैं, लेकिन ये लोग अभी रिसेसिव स्टेज में हैं, डोमिनेंट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इनके जो 4 बच्चे पैदा हों, इनमें से किसी एक में ये डोमिनेंट फीचर में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, उसमें से कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है वो डिसाइड करेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि माता पिता का बोन मैरो इस बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। ज़्यादातर जो सिबलिंग्स होते हैं ना, इनका बोन मैरो अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस केस में क्या हुआ है, ये जो सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है काव्या, ठीक है, और इसका एक बड़ा भाई है। उसका बड़े भाई का लाइफ इस काव्या ने सेव किया है। बड़े भाई का नाम है अभिजीत सोलंकी। तो अभिजीत के प्रॉब्लम ये थी कि अभिजीत थैलेसीमिया के पेशेंट थे। अब चूंकि जैसे जैसे बड़े हुए पता चल गया कि भाई इनको थैलेसीमिया है, इसके लिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन चाहिए था। तो जो काव्या के पेरेंट्स थे, इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ करके बहुत सारे अपने एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके देखा। जितने भी ऐसे बहुत सारे थे, उन सब में थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग हुई कि किसका बोन मैरो सबसे अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट हो सकता है। उस पर्टिकुलर जाइगोट को फिर एक बार डेवलप हो गया, मतलब एम्ब्रियो जब डेवलप हो गया तो उसको फिर इनके पेरेंट, मतलब इनकी जो मदर हैं, इनके अंदर प्लेस किया गया और फिर काव्या होती हैं। काव्या जब 1 साल की हुई हैं तो फिर इनका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट किया गया अभिजीत को, और अब अभिजीत काफ़ी सही से अपना बढ़िया से हंस खेल रहे हैं ये भी। तो ये बात है सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट की। इस बात को आप समझते हैं अच्छे से। इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का सेकेंड फेज लॉन्च किया है। ये जो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है, ये उन थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। मतलब आपको पता है कि ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, ये सस्ता ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। सबके बस की बात है नहीं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लें। इस केस में एक्चुअल में कोल इंडिया है, उसने अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत 2017 में एक द होमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, SSCT। इसके अंतर्गत यही होता था कि हम लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को ट्रीट करने के लिए वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब जो भी ऐसे हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं उनके लिए वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी देंगे। उन पेशेंट्स को जिसको थैलेसीमिया है और इसी तरीके से सिकल सेल अनीमिया भी होता है। तो सिकल सेल डिसीज़ भी है थैलेसीमिया जैसा ही कुछ, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना आपको समझ में आ गया। ओके, यहाँ पर एलिजिबिलिटी किसके लिए होगी? उन सभी पेशेंट्स की जिसकी मंथली फैमिली इनकम 20,000 रुपये से कम है, उनको ये थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के अंदर ट्रीट किया जाएगा। इस पूरे स्कीम को 2020 से फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन और भी है कि ये अप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट्स को भी कवर करेगा। मतलब कि ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड सेल प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है शरीर के अंदर, उनको भी ट्रीट कर सकता है। ये जो CSR इनिशिएटिव है, ये बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस है टोटल 200 पेशेंट्स के लिए, जो कि 10 लाख रुपए पर HSCT के लिए हो सकता है। मतलब 10 लाख से ऊपर खर्चा आता है तो फिर ये CSR उनके लिए नहीं होगा। एक सिंगल पर्सन के लिए लगभग 10 लाख रुपए का ये खर्चा कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकली ये एस्टिमेट किया गया है कि 10,000 से 12,000 बच्चे इंडिया के अंदर हर साल थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। यहाँ पर सिकल सेल डिसीज़ की हम बात करते थे। यहाँ पर सिकल सेल डिसीज़ जो है ये एक प्रकार का म्यूटेशन है। म्यूटेशन में क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन की हम बात कर रहे थे, जो हीमोग्लोबिन बनाता है, वो रेड ब्लड सेल्स
इस सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत थोड़े हार्ड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और सी शेप्ड हो जाते हैं। आपने हसिया देखा है ना, हसिया कोई सिकल बोलते हैं, चूंकि ये सिकल शेप्ड का होता है इसीलिए इसको सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स, यूजुअली रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, कैसा बताऊँ आपको, आपने अल्पेनलीबे टॉफ़ी देखा है, बिल्कुल वैसा होता है। यहाँ पर एक इमेज भी रखी गई थी, ये देखिए, ये है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। यहाँ पर इसका शेप जो है ना सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत वो थोड़ा हसिया टाइप का या सिकल टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। वर्ल्ड सिकल सेल डे 2020 में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए सिकल सेल डिसीज़ का नेशनल लेवल पर ऑब्जर्व किया गया। 19 जून को हर साल यूनाइटेड नेशन के अंदर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा एक्सरसाइज सुरक्षा कवच से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अग्निबाज डिवीजन है, इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम है सुरक्षा कवच। ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव था जिसके अंदर इंडियन आर्मी और साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस दोनों ने मिलकर पुणे के अंदर एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट किया। अब ये है क्या, जो भी ड्रिल्स या प्रोसीजर्स होते हैं ना उसके लिए ये एक्सरसाइज था। इसमें एंटी टेररिस्ट क्विक रिएक्शन टीम को कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं ये लोग, और जो भी टेररिस्ट एक्शंस पुणे में हो सकते हैं उनको काउंटर करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके टीम से क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स ये लोग गए, और महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और क्विक रिएक्शन टीम भी शामिल हुए थे। अगला आर्टिकल हमारा जोजिला टनल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने पहला ब्लास्टिंग जोजिला टनल के लिए जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर दिया है। जोजिला टनल अपने आप में 14.15 किलोमीटर लंबा टनल होगा जो कि 3000 मीटर मतलब कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है जोजिला पास के अंतर्गत। यहाँ जोजिला पास जो बन रहा है उसके अंदर पहाड़ अंदर अंदर गड्ढा करके ये लोग पूरा टनल बनाएंगे। टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, श्रीनगर वैली को लेह से जोड़ेगा, और साथ ही साथ ये NH1 वाला जो हाईवे है इसको कनेक्शन मिल रहा है। साथ ही साथ केवल यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन की भी बात कर सकते हैं, ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो जोजिला है वो हिमालयाज़ के अंदर एक हाई माउंटेन पास है जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। यहाँ पर आप कुछ मैप में इस चीज़ को देख सकते हैं। देखो ये जो रीजन है ये है हमारा कश्मीर वैली, यहाँ पर ये है जोजिला टनल, ये है द्रास, और साथ ही साथ ये है हमारा सुरू वैली, ठीक है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आज का कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि सिंबल किसको देना है, नहीं इलेक्शन कमीशन देता है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टार्स प्रोजेक्ट एक प्रकार का सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि स्कूल में एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव करने और डेवलप करने के लिए स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए लिया जा रहा है। बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2007 में स्टैब्लिश होता है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये वाला तो सही है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM जो है वो 1951 में बना था, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। UNHRC 2006 में फाउंडेड है और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का अंदर हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है और पर्सन को फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके UPSC प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेस में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।